एपिसोड 133। अनन्या भी उसी देख रही थी। सालों से अरशद के साथ रहने के बाद भी उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना था, मगर उसका बिहेवियर बता रहा था जैसे वो अरशद को सालों से शांति थी और अरशद भी। अरशद खामोश था। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे उसे वहाँ हो रहे किसी भी चीज़ से फर्क ना पड़ रहा हो। पर क्या ऐसा था? अरशद के साथ खड़ी लड़की अधीरा बजाज ने अपने असिस्टेंट सुधीर से कहा, सुधीर, क्या मेरे मना करने के बाद भी टॉप फ्लोर के रूम की बुकिंग हुई है? सुधीर ने आगे आते हुए जवाब दिया, नो बॉस, टॉप फ्लोर के सभी रूम्स की एडवांस बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई है। आई डोंट नो यह यहाँ क्यों आई है। सुधीर के यह कहते ही अधीरा के होठ तिरछे मुड़े। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान के तरीके को देख अनन्या की आंखें सिकुड़ गई। उस यंग खूबसूरत लड़की की तिरछी मुस्कान अनन्या को बिल्कुल अरशद की तरह लगी। उसने गुस्से में अरशद को देखा। एक पल को उसका मन हुआ वो अरशद का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर ले, मगर फिर कुछ सोचकर उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, माफ़ कीजिएगा, हमारा इस फ्लोर पर आने का कोई इरादा नहीं था। यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अब हमें चलना चाहिए। यह कहते हुए अनन्या ने फेक स्माइल की, फिर सभी को इग्नोर करते हुए लिफ्ट की तरफ मुड़ गई। अरशद और उसके साथ आए लोगों जो अनन्या को जानते थे, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे, लेकिन दूसरी पार्टी के एक्सप्रेशन उनके एक्सप्रेशन से एकदम अलग थे। जल्द ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनन्या वंश अयान के साथ लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट बंद होते ही अधीरा ने असिस्टेंट सुधीर से कहा, पता करो यह लड़की कौन है और इसके टॉप फ्लोर पर आने के पीछे का इंटेंशन क्या था। यह सुनकर भी अरशद के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अनन्या के एक्सप्रेशन में जरूर बदलाव आया था। वंश और अयान जो कुछ देर पहले अरशद को अपने सामने देखकर डर से खुद में सिमट गए थे, अब वो अनन्या को अधीरा के बारे में बता रहे थे। अयान ने बताया, उसका नाम अधीरा बजाज है, बजाज ग्रुप की वारिस। 5 साल पहले बजाज ग्रुप के सीईओ के तौर पर उसने कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त वह 25 साल की थी। डैड ने बताया था, कंपनी के शेयर होल्डर के साथ साथ बजाज फैमिली भी नहीं चाहती थी बजाज ग्रुप की सीईओ अधीरा बने। ऐसे में कंपनी के चेयरमैन ने सभी से अधीरा के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। अधीरा के पास 6 महीने थे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। अगर वो फेल होती तो कंपनी का कारोबार उसके अंकल के बेटे को सौंप दिया जाता। तो क्या वो कामयाब हुई? अनन्या ने क्यूरियस होकर पूछा। तो वंश बोला, ऑफ कोर्स वो कामयाब हुई। 2 साल से वो कंपनी की चेयरमैन के साथ साथ एमडी भी है। आप इसे ऐसे समझ सकती है, वो लारा से भी ज़्यादा खतरनाक और समझदार है। हाँ, एक और बात, कोहिनूर होटल बजाज ग्रुप के अंडर आता है और जहाँ तक मुझे लगता है अब वो हमारे बारे में भी पता करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन एक डाउट है। इस पर अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, कैसा डाउट? वंश ने सोचने के अंदाज में कहा कि अधीरा बॉस के एडी होने के बारे में जानती है। मैंने ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जितने भी लोग बॉस के साथ थे वो सभी उनके करीबी और पुराने क्लाइंट थे, और वो आपके साथ साथ मुझे और अयान को भी जानते हैं, लेकिन अधीरा वो हमारे बारे में नहीं जानती। तीनों इस बारे में सोचने लगे। इतने में लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही अनन्या ने साध्वी को कॉल किया। साध्वी अनन्या पर भड़कते हुए बोली, अनन्या, अगर तुझे नहीं आना था तो मुझे पहले ही बता देती। झूठा वादा करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता भी है तन्मय और उसका दोस्त साहिल तेरे बारे में कितनी बार पूछ चुके हैं। साध्वी नॉन स्टॉप अनन्या को सुनाती गई। जब वो थोड़ी शांत हुई तब अनन्या ने कहा, साध्वी, इस वक्त तुम कहाँ हो? इस पर साध्वी ने थमते हुए कहा, वॉशरूम में। और कहा, अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जो सबके सामने चिल्लाऊं। इस पर अनन्या ने धीरे से हंसते हुए कहा, चलो, इतनी अक्ल तो है तुम में। वेल, मैं रूम नंबर 337 के बाहर खड़ी हूँ। व्हाट आई मीन, क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रही? साध्वी ने शक करते हुए पूछा। फिर बिना अनन्या का जवाब सुने उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने अनन्या को देख उसने चैन की सांस ली और बोली, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें आइडिया भी नहीं, सब तुम्हारे बारे में कितनी बार पूछ चुके हैं। चलो अब अंदर आओ। कहते हुए साध्वी ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। तभी उसकी नज़र अनन्या के पीछे खड़े वंश और अयान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई। उन्हें देख उसने आंखें सिकुड़ ली। वंश और अयान अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए साध्वी को ग्रीट किया, लेकिन साध्वी के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो उन्हें बाहर से ही भगा देखी। यह देखकर अनन्या ने सकुचाते हुए कहा, तुम जानती हो अरशद मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते। इस पर साध्वी ने हल्के से सर हिलाते हुए तीनों को अंदर आने को कहा।
जैसे कि वंश और अयान ने अनन्या को बताया था। साध्वी की नॉर्मल सी डिनर पार्टी जो नॉर्मल नहीं थी, लोगों की मौजूदगी से होटल का रूम नंबर 337 भरा हुआ था। अनन्या ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसने कुछ असहज होकर सभी को देखा। वहां मौजूद भी सभी की नजरें उसी को देख रही थी। यह एहसास होते ही अनन्या के हाथों में पसीना आने लगा। तभी साध्वी ने सबको अनन्या से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सो फाइनली हमें जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। आज शाम की स्पेशल गेस्ट, मेरी दोस्त और तन्मय की क्लासमेट अनन्या। यह सुनते ही सभी ने अपने अपने ग्लास अनन्या की तरफ उठाते हुए उसका वेलकम किया। अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने अपनी कमर और कंधे पर 2 हाथ महसूस हुए। उसने देखा तो वंश और अयान उसके साथ थे। वंश हल्का सा झुकते हुए अनन्या के कान में बोला, भाभी आप डर क्यों रही है? मत भूलिए आपके दोनों देवर आपके साथ है। देवर? अनन्या ने सोचा, मैं पहली इंसान हूँ जिसका अपना कहने को ना तो मायका है ना ही ससुराल। इसके बावजूद मेरे पास रिश्तों की कमी नहीं है। अब पता नहीं यह देवर भाभी का रिश्ता कब तक चलने वाला है। इसी सोच के साथ उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। वो तन्मय साहिल से मिली, मगर जिसके लिए वो डिनर में आई थी वो वहाँ नहीं थी। उसने साध्वी से श्रुति के बारे में पूछा और उसके ना आने का कारण भी, मगर साध्वी के पास श्रुति को लेकर कोई अपडेट नहीं थी क्योंकि पहले ही वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। इसलिए जल्द ही सबने डिनर स्टार्ट कर दिया।